हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आशीष कपूर और आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। क्लास 11th फिजिक्स के आप बाकी टॉपिक्स भी क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें उससे पहले हमें थोड़ा सा लीनियर मोमेंटम का पता होना चाहिए। शायद आपको पता भी होगा लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि जब कोई बॉडी लीनियर मोशन करती है, लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है और उसका मास m होता है और वेलोसिटी v होती है, तो तब उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ मोशन होता है तो दैट अमाउंट ऑफ मोशन इज़ नोन एज लीनियर मोमेंटम। अब ये अमाउंट ऑफ मोशन का मतलब क्या है, पहले तो आप इसे समझिए। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, उसे हमें मोशन में लेके आना है, तो अगर हमें उसे मोशन में लाने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब जो है उसका लीनियर मोमेंटम फाइनल जो हम अचीव कराना चाह रहे हैं वो कुछ ज़्यादा है। और अगर हम थोड़े से एफर्ट में ही बॉडी को मोशन करा सकते हैं तो यानी कि लीनियर मोमेंटम क्या है, कम है। इसी तरह से अगर कोई चलती हुई बॉडी है और उसे हमें रोकना है और उसे हम आसानी से रोक सकते हैं तो लीनियर मोमेंटम कम है। और अगर उसे हम बड़ी मुश्किल से रोक पा रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं रोकने के लिए, तो उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है। जैसे कि आप ये देखिए, एक मान लिया कार है और एक जो है मान लिया ट्रक है, तो ट्रक का मास ज़्यादा होता है और कार का मास क्या होता है, कम होता है। तो हमें सेम वेलोसिटी अचीव कराने के लिए, मान लिया हम पीछे से धक्का दे के दोनों को सेम वेलोसिटी तक लेके आना चाह रहे हैं, तो हमें किस में ज़्यादा हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा? ट्रक में हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा बिकॉज ट्रक का मास ज़्यादा है। वेलोसिटी तो दोनों की सेम v तक पहुंचाना है हमें, लेकिन ट्रक का मास ज़्यादा होने की वजह से उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स ट्रक का लीनियर मोमेंटम जो हम फाइनली अचीव कराना चाहते हैं वो ज़्यादा है। इसी तरह से अगर चलता हुआ ट्रक और चलती हुई कार है और उन्हें हमें रोकना है, तो रोकने के लिए हमें किस में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा? ट्रक में, बिकॉज उसका लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है। फाइनली तो दोनों में जीरो ही हो जाना है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जानी है। ट्रक को भी रोकना है, कार को भी रोकना है, लेकिन एफर्ट किस में ज़्यादा लगाना पड़ेगा? ट्रक में, बिकॉज उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है। तो लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास। दूसरी चीज़, लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। अगर मास कम भी है तब भी अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा। आप अगर एक बुलेट फायर करते हो, छोटी सी बुलेट होती है, बंदूक की गोली, और उस बुलेट में मास जो होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, v बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे हम आसानी से रोक नहीं सकते, ठीक है। तो क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा बिकॉज उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है। दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टू क्वांटिटीज़, मास एंड वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम को आप p से डिनोट करते हो और p इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, mv, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये थी आपका लीनियर मोमेंटम। इसी तरह से अगर कोई बॉडी सर्किल में मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है, या कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, तो वहां पर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो मान लिया जो है एक ये सर्किल है r रेडियस का और उसमें कोई बॉडी रोटेशन कर रही है, घूम रही है, और किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। तो आपको पता है कि v वेलोसिटी है, तो इसी डायरेक्शन में उसका क्या होगा? लीनियर मोमेंटम होगा। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स p और v दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो इधर ही इसका क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम हो गया, जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। और रेडियस से ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होगी, बिकॉज अगर ये सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि टेंजेंट जो होती है हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है जी। तो ये हो रहा है आपका सर्कुलर मोशन। तो इस सर्कुलर मोशन में, इस m मास की बॉडी में, ये m मास था इस बॉडी का, m मास की बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ मोशन है उसी को हम क्या बोलेंगे? इसका एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम इज अमाउंट ऑफ मोशन इन ए रोटेटिंग बॉडी या इन सर्कुलर मोशन। वही क्या होता है आपका
एंगुलर मोमेंटम होता है। यानी कि अगर कोई बॉडी रोटेशन कर रही है, घूम रही है सर्किल में, तो उसे हमें स्टॉप करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा था। और अगर कम एफर्ट में ही ये बॉडी रुक जाती है तो इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कम है। यानी अमाउंट ऑफ मोशन इसके अंदर कितना है वही इसका एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में अगर हमें निकालना है तो हम सीधा सीधा क्या कर देते हैं, इसी को हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम को। तो एंगुलर मोमेंटम में हम सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं, जो इसका लीनियर मोमेंटम होता है P, उसी में परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर इस एक्सिस से, यही इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर O ले लिया हमने। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, R। तो लीनियर मोमेंटम P में हमने R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम P का फॉर्मूला क्या था, mv, और साथ में क्या आ गया, R। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया mvr, ठीक है। तो अगर आप इसकी यूनिट देखना चाहो तो यूनिट क्या आ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट, या कह लें मास की यूनिट इंटू वेलोसिटी की यूनिट, यानी किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और फिर से डिस्टेंस की यूनिट यानी कि मीटर। तो मीटर की मीटर में मल्टीप्लाई होगी, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। आप अगर चाहें तो इस यूनिट में नीचे भी सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक दूसरी यूनिट आ जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एक सेकंड से ऊपर मल्टीप्लाई की और एक सेकंड से नीचे मल्टीप्लाई की, तो नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। और ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है, जूल। तो इसी को आप जूल लिख सकते हो, जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है। तो ये आ जाएगी आपकी यूनिट जूल सेकंड। तो ये आपके पास में P मल्टीप्लाई R, ये आपके पास में किस चीज का फॉर्मूला हो गया, एंगुलर मोमेंटम का। बट एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे अगर हमें मोर प्रिसाइजली वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो हम इसे लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की फॉर्म में, वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आपने पहले पढ़ा होगा वेक्टर्स में दो तरीके की मल्टीप्लाई होती है, एक तो डॉट प्रोडक्ट जिसमें डॉट लगाते हैं कोस थीटा आता है, और एक क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें साइन थीटा आता है, साथ में एन कैप एक यूनिट वेक्टर आता है। तो अगर हम इसी को खोल के लिखेंगे तो L इज इक्वल टू आ जाएगा आर पी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये आपके पास में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा। आप यहां देखिए कि यहां पे थीटा का मान कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो अगर हम यहां रखेंगे भी तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। फिर से फॉर्मूला वही बन जाएगा आर इंटू पी, आर इंटू पी, ये रहा आर इंटू पी। और एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जिसका काम होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो यूनिट वेक्टर हमेशा जो आता है क्रॉस प्रोडक्ट में इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, आर और पी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। आप ये देखिए पी भी इस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है, आर भी इस बोर्ड के प्लेन में है। अगर हम इसे वेक्टर की से डिनोट करें तो ये वेक्टर आर हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक। तो ये दोनों इस बोर्ड के प्लेन में है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर, वो इस दोनों वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा, या तो बाहर हो सकता है या अंदर हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, जैसे कि यहाँ पे बॉडी इस डायरेक्शन में घूम रही थी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो जिस डायरेक्शन में घूम रही है उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को टर्न कर लो, तो जो थंब की डायरेक्शन आती है वही क्या हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी बाहर की तरफ आउटवर्ड क्या हो जाएगा, आपका एन कैप हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यहां पर ये एन कैप बाहर की तरफ है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, मान लिया जो है कोई बॉडी ऐसे घूम रही होती, तो तब उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे होता, आप इस तरफ फिंगर्स को टर्न करेंगे तो थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, तो एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ हो जाता है, इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ और इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो ये हो जाती एन कैप की डायरेक्शन, साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन।
एक और बात है कि जरूरी नहीं कि आप आर को सर्किल के सेंटर से मेजर करोगे। आप आर को, जैसे कोई सर्किल है और आर मेजर करना है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, और आपने ओरिजिन यहां ले रखा है, तो आप यहां से भी मेजर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर, और यहां पे हो जाएगा आपका लीनियर मोमेंटम का वेक्टर, वेक्टर पी, और वेक्टर आर और वेक्टर पी के बीच का एंगल तब ये वाला आएगा थीटा। तब यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगी, बल्कि ये वाला एंगल आर और पी के बीच का एंगल क्या आएगा आपके पास में, थीटा। तो तब इस तरीके के केस में जिसमें कि इस प्लेन में नहीं है ओरिजिन, ओरिजिन थोड़ा अलग है, सर्किल के सेंटर पे नहीं है, वहां पर आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना चाहिए, वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। तो 11th क्लास में इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी दे रखे होंगे, आर की वैल्यू दे रखी होगी आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, और लीनियर मोमेंटम पी की वैल्यू भी दे रखी होगी आई जे के की फॉर्म में, और वहां पे आप क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट मेथड से आप निकालोगे और तब उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक और बात है कि ये तो सर्कुलर मोशन था, रोटेशनल मोशन अगर होता है यहां पर, तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, एक पार्टिकल नहीं होता है, ये पूरी बॉडी जो होती है वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, सॉलिड बॉडी होती है। तो सबके मासेस अलग अलग होते हैं, M1, M2, M3, और उनकी एक्सिस से डिस्टेंस भी अलग अलग होती है, किसी की R1 होती है, किसी की R2 होती है, किसी की R3, R4, R5 एंड सो ऑन। बहुत सारे पार्टिकल्स, मान लिया n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनके मासेस mn तक होंगे और उनकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, Rn तक होगी। तो सभी के लिए आप क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, लीनियर मोमेंटम निकालोगे, लीनियर मोमेंटम की कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, r से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, और उनका आप सम्मेशन कर दोगे तो आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो उसके लिए एक हम अलग डेरिवेशन हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम की अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर कोई बॉडी कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तो तब उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, देखते रहिए। थैंक यू।